कैसे हैं? चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग तो अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने जो सीरीज स्टार्ट की है अभी ये जीएस और इंग्लिश वाली, तो इसको तो अब कंटिन्यू करेंगे ही। आज आप लोगों का प्रीवियस ईयर का तीसरा पेपर है। ये पेपर 2021 का है, 7 अक्टूबर 2021 वाला पेपर है। तो आप लोग इसको भी देखिए और इसमें एक चीज़ ज़रूर नोटिस किया करिए कि आप लोग ये देखा करिए कि ये प्रीवियस ईयर को पेपर है, इसमें आपके इंग्लिश और जीएस 50 क्वेश्चन में आप 40+ सही कर पा रहे हैं या नहीं। अगर आप 40+ अभी भी नहीं सही हो रहे हैं तो आपको भी पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, जिन लोगों को ने अभी तक वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और दोस्तों देखिए, आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। ठीक है, लाइक की संख्या बहुत कम रह रही है। आप लोगों से देखिए एक ही निवेदन है कि सभी लोग मिलकर लाइक ज़रूर कर दिया करें। और देखिए दोस्तों, पीडीएफ के लिए आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, या जितनी भी क्लासेस होती हैं ये सभी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाते हैं। तो आप लोग वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए और शाम को आपको पीडीएफ मिल जाती है, तो आप लोग वहाँ पे जाके पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, जल्दी से इनको ख़त्म करते हैं और साथ ही आपको प्रैक्टिस सेट भी देते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो देखिए उसमें आपका ही नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जल्दी से जल्दी इनके प्रीवियस ईयर ख़त्म करते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला जो है पोर्सन का है इंग्लिश का है। क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। तो ईडियम लिखा है बी ऑल ईयर्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है बी ऑल ईयर्स का? ठीक, इसका मतलब होता है कि लिसनिंग ईगरली। क्या होता है? लिसनिंग ईगरली। देखो, लिसनिंग ईगरली का मतलब होता है कि मतलब सब कुछ बहुत आसानी से सुन लेना। तो बी ऑल ईयर्स, तो इसका हो जाता है ईगर टू लिसन। क्या हो जाता है? ईगर टू लिसन। क्या हो जाएगा? ईगर टू लिसन। चलिए, सेकंड नंबर क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ध्यानचंद इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हॉकी प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। अच्छा, तो देखिए क्या भरा जाएगा? ऑब्जर्व, बिलीव्ड, कंसीडर्ड, दो। देखिए थॉट, अच्छा थॉट लिखा हुआ है सॉरी। ध्यानचंद इज कंसीडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हॉकी प्लेयर ऑफ ऑल टाइम, क्योंकि ऑब्जर्व का कोई मतलब नहीं था, उनको सब लोग जानते थे, किसी को ऑब्जर्व करने की जरूरत ही नहीं थी। बिलीव्ड, भरोसे की बात, तो देखिए भरोसा तो उनके ऊपर सभी को था। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे बिलीव्ड और थॉट का कोई मतलब नहीं था, तो कंसीडर थे। यहाँ पे कंसीडर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक, कंसीडर का मतलब क्या होता है? कंसीडर का मतलब होता है थिंक अबाउट समथिंग केयरफुली। ठीक है, थिंक अबाउट समथिंग केयरफुली, किसी के बारे में बहुत मतलब ध्यान से सोचना। चलिए 3 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। अब एंटोनियम चाहिए, तो यानी कि एंटोनियम का मतलब क्या होता है? विलोम। तो प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट मतलब होता है रक्षा करना। ठीक है, और इसका जब आपको विरोध इसके विपरीत जाएंगे तो किसी की रक्षा करेंगे, तो यानी कि उसको छोड़ दीजिए, मरने दीजिए, अगर मर रहा है तो मरने दीजिए, या जो भी नुकसान हो रहा है उसको वहाँ पे होने दीजिए। तो इसका मतलब है, देखो प्रोटेक्ट, कवर, तो कवर भी एक तरीके की रक्षा करना ही होता है। आपको गाइड मतलब उसको बंद करना, ये तो उसी में आ जाएगा। कीप, बनाए रखना, कोई मतलब नहीं है। हार्म, हार्म मतलब नुकसान पहुंचाना। हाँ, ये कि बिल्कुल सही है। सिक्योर, सिक्योर मतलब भी प्रोटेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे हार्म इसका क्या हो जाएगा? एंटोनियम हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट मतलब क्या होता है? रक्षा करना। ठीक है, रक्षा करना हो जाएगा, और हार्म मतलब नुकसान करना हो जाता है। ठीक है, देखिए तो अब जब देखिए ये तो सरल सरल आए हैं, तो देखिए एमटीएस है, एमटीएस में बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं जाते हैं, लेकिन इस बार तब क्या होता था इस वाले पेपर में, तब आपको क्या मिलता था? तब आपको मैथ प्लस जीएस प्लस इंग्लिश प्लस रीजनिंग 4 पोर्शन आते थे। चारों पोर्शन की मेरिट बनती थी, फिर आपको मेंस भी देना होता था। इस बार क्या है? इस बार देखिए मैथ और रीजनिंग क्वालिफाइंग नेचर की है, इंग्लिश और जीएस से आपकी मेरिट बननी है, फिर आपका सेकंड पेपर भी नहीं होना है। तो मेरिट जहाँ पे, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे बन गए तो आप फाइनल हो जाएंगे, सिलेक्शन आपका लिस्ट में नाम है, तो आप सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए और ज्वाइनिंग लेटर लेके घर जाइए, फिर नौकरी कीजिए, तो वो एक अलग चीज़ हो जाएगी। पर दोस्तों यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको मेरिट जिससे बन रही है तो उसमें मेरिट आप ये मान के चलिए 45+ से नीचे नहीं आएगी। ठीक है, आपको 50 में 45 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, तब आप जो है इसमें ज्वाइनिंग ले पाएंगे। तो इसलिए इसको बिल्कुल लाइट मत लीजिए। चलिए 4th नंबर में क्या लिखा हो? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। फिर देखिए एंटोनियम आ गया है। क्या आया है? एंटोनियम। देखिए क्या लिखा है?
कॉन्टेंटेड लिखा है, कॉन्टेंटेड जो होता है इसका मतलब होता है हैप्पी या सेटिस्फाइड। ठीक है, इसकी जो मीनिंग होती है उसका मतलब, इसका मतलब होता है हैप्पी, क्या होता है, हैप्पी या सेटिस्फाइड। ठीक, सेटिस्फाइड। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है प्लीज्ड। प्लीज्ड का मतलब क्या होता है, प्लीज्ड मतलब एक तरीके का ये होता है कि हैप्पी, खुशी होता है। ठीक है, प्लीज्ड मतलब एक तरीके की खुशी ही होती है। और दूसरा लिखा हुआ है थैंकफुल, थैंकफुल मतलब किसी के लिए आभार। ठीक है और लिखा है डिससेटिस्फाइड। अब जब सेटिस्फाइड है तो उसके डिससेटिस्फाइड बिल्कुल सही हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके लिए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी कंफर्टेबल लिखा हुआ है यानी कि आरामदायक। चलिए फिर देखिए 5 नंबर, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, इफ देयर इज नो एरर सेलेक्ट नो एरर। ठीक, देखो पेंगुइन्स हैव वेरी शॉर्टर विंग्स। अच्छा, एरर बताना है, पेंगुइन्स हैव वेरी शॉर्टर विंग्स। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे पेंगुइन्स हैव बिल्कुल सही लिखा है, नो एरर तो अभी पता नहीं है, तो विंग्स भी बिल्कुल सही लिखा है क्योंकि पंख अगर 2 हैं तो विंग्स यूज ही किया जाएगा। फिर आता है वेरी शॉर्टर। दोस्तों देखिए वेरी शॉर्टर का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए था वेरी शॉर्ट। ठीक, वेरी शॉर्ट क्या हो जाएगा, वेरी शॉर्ट, यानी कि पेंगुइन्स हैव वेरी शॉर्ट विंग्स, तब बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे गलती किसमें है, वेरी शॉर्टर नहीं होगा, वेरी शॉर्ट होना चाहिए था। ठीक, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, इफ देयर इज नो नीड टू सब्सटीट्यूट इट सेलेक्ट नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। ठीक है, स्विच ऑफ द टेलीविजन इफ यू नॉट वॉचिंग इट। अच्छा, स्विच ऑफ द टेलीविजन इफ यू नॉट वॉचिंग इट। ठीक है, देखिए स्विच ऑफ ये प्रेजेंट में लिखा हुआ है, प्रेजेंट में क्या, सॉरी दोस्तों, देखिए क्या है ना कि अभी तबीयत उतने अच्छे से तो नहीं कह सकते हैं कि सही है। ठीक है, तो अभी बीच में ये खांसी वगैरह चल रही है। देखो ये लिखा है स्विच ऑफ द टेलीविजन इफ़ यू नॉट। यहाँ पे एक चीज़ ये बताइए, सिर्फ नॉट आएगा क्या, किसी की तरीके की हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी दोस्त। ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल आएगी। इसने ये कहा है कि अगर तुम टीवी नहीं देख रहे हो तो उसको बंद कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्विच ऑफ द टेलीविजन इफ यू आर नॉट वॉचिंग इट। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आर। तो यहाँ पे ये देखिए आर नॉट वॉचिंग इट बिल्कुल सही हो जाएगा। सिक्वेंस क्या होता है इसका, सब्जेक्ट होता है, इज आर एम होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे वॉचिंग लिखा हुआ है ना, तो वॉचिंग किस में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है। ठीक है, तो क्या होता है उसकी जो फॉर्मेट होता है क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, इज एम आर होता है, प्लस नॉट होता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस उसमें आईएनजी होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हम लोग फॉलो करेंगे। चलिए 7 नंबर देखिए, 7 नंबर में क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ बर्ड्स। अच्छा, यहाँ पे हमको 1 वर्ड बताना है, टू रन आफ्टर। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, टू रन आफ्टर। देखिए रन आफ्टर का मतलब होता है कि आप किसी के पीछे भागना, पीछा करना होता है। क्या होता है कि किसी का पीछा करना, किसी को फॉलो करना। ठीक है, जब आप किसी को फॉलो करते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसके पीछे भागेंगे, और पीछे भागेंगे तो वो लगातार होगा। तो रन आफ्टर का मतलब होता है लगातार। ठीक है, क्या होता है, लगातार। ठीक है, तो इसमें देखिए स्प्रिंट लिखा हुआ है, रश लिखा हुआ है, परस्यू लिखा हुआ है और रेस लिखा हुआ है। तो देखिए इसमें रन आफ्टर का जो है परस्यू हो जाएगा, इसका मतलब होता है लगातार, आग्रहपूर्वक। क्या होता है, लगातार या आग्रहपूर्वक। तो यहाँ पे लगातार, क्योंकि जब हम किसी के पीछे भागें, अगर वो भाग रहा है लगातार तो हम भी भागते रहेंगे लगातार। ठीक, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, परस्यू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो जो परस्यू का मतलब होता है किसी का पीछा करना होता है। ठीक है, सॉरी, किसी का पीछा करना होता है। ठीक है, उसे पकड़ने के लिए या उस कुछ पाने की कोशिश करना, किसी काम में लगे रहना के लिए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे परस्यू बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फिर लिखा हुआ है 8 नंबर में, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कैन कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। चलिए ठीक है, देखिए एरर बताना है, ही वॉज कीन सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स। अच्छा,
तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, सी वॉज कीन सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये कीन सेट जो लिखा है ये नहीं हो सकता पूरी तरीके से, क्या हो सकता है यहाँ पे, कीन टू सेट, ठीक है, ये पूरी तरीके से एक सेंटेंस होता है, ये पूरी तरीके से सेट पूरी तरीके से ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही वॉज कीन टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स। तो गलती किस में हो जाएगी, कीन सेट में, यानी कि सेकंड वाले ऑप्शन में गलती हो जाएगी, ठीक है। चलिए देखिए आप कुछ ना करिए, देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको इंग्लिश में रूल्स पढ़ने हैं अगर आपको इंग्लिश में रूल्स पढ़ने हैं और वो भी आप चाहते हैं कि एसएससी में उससे बाहर कोई रूल्स ना जाए, तो उसके लिए आप कुछ ना करिए, 2 बुक्स आती हैं, आप उन 2 बुक्स को फॉलो कर लीजिए, आपका एक भी रूल एसएससी का बाहर नहीं जाएगा। कौन सी बुक है वो भैया दोस्तों, तो केडी कैंपस के नाम से आती है, नीतू मैम की बुक है, उनके 2 वॉल्यूम हैं, आप दोनों वॉल्यूम लीजिए, पहले वॉल्यूम में पढ़िए, उसमें आपको सारे नियम्स लिखे हुए हैं, सारे के सारे रूल्स लिखे हुए हैं, सेकंड वॉल्यूम में भी रूल्स हैं, लेकिन उसमें प्रैक्टिस ज़्यादा है। तो क्या है कि आपको अगर प्रैक्टिस के साथ में रूल्स पढ़ने हैं तो आप कुछ ना किए, नीतू मैडम की पूरी बुक लेके 3 से 4 बार उसको रिवाइज कर डालिए, आपका एसएससी का एक भी रूल बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। मैं इसलिए ये बात बता रहा हूं क्योंकि मैंने खुद वो फॉलो किया था। चलिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, ठीक है, उसको चेंज करना है। देखिए, दे वर नॉट सरप्राइज्ड बाय द रिजल्ट एंड नॉर, अगर देखो यहाँ पे जब नॉर आता है तो नॉर हमेशा क्या होता है, ये पहले वाले सेंटेंस के पहले वाला जो यहाँ पे जो सब्जेक्ट दिया होता है उसके साथ ही हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, तो नहीं उसके साथ नहीं, अगर नाइदर नॉर आता है तब की बात होती है। अच्छा यहाँ पे सिर्फ नॉर है, अच्छा दे वर नॉट सरप्राइज्ड बाय रिजल्ट एंड नॉर वर आई, तो देखिए यहाँ पे नॉर लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे सबसे मेन बात है क्या लिखा है, वर लिखा हुआ है, तो अब आगे इसके आगे आई भी दिया हुआ है, तो आई जो इसके लिए क्या यहाँ पे यूज हो जाएगा, वाज हो जाएगा, क्या देयर वर नॉट सरप्राइज्ड बाय द रिजल्ट एंड नॉर वाज आई, तो यहाँ पे वाज बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि दोनों चीजें पास्ट में रहेंगी तो वाज ही लेना पड़ेगा, आप डिड ले नहीं सकते हो, ठीक है। डू प्रेजेंट में है, आर भी प्रेजेंट में है, ठीक। 10 नंबर देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, क्या हो जाएगा, ही वाज फीलिंग सिक, ही एट ऑल द फूड। अच्छा देखो, एक तो सबसे पहली बात तो लिखा है ही वाज फीलिंग सिक, ही एट ऑल द फूड बिकॉज ही वाज फीलिंग सिक, ही आट नहीं, क्योंकि वो बीमार था तो इसलिए उसने सारा खाना खाया, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। इन केस भी नहीं, सो दैट नहीं, आल्दो बिल्कुल सही हो सकता है यहाँ पे, देखिए आल्दो ही वाज फीलिंग सिक, ही एट ऑल द फूड, ठीक। तो यहाँ पे आल्दो तो फिट बैठ रहा है, लेकिन बाकी कोई भी ऑप्शन आपके सामने इसके साथ में मैच नहीं हो रहा है, ना ही आर के साथ में इसमें फिट बैठ रहा है। चलिए 11 नंबर देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, देयर इज नो नीड टू मेक चेंज in many part of this sentence as it grammatically correct, अच्छा there is no need to make change in many part of this sentence as it grammatically correct। अच्छा सबसे पहली बात तो many part there is no need, दोस्तों देखिए यहाँ पे many तो मुझे ये जो है ये तो गलत है, ठीक है, ये गलत है, many जो है वो गलत है। देखिए यहाँ पे मेनी की जगह पे एनी होना चाहिए था कि देयर इज नो नीड टू मेक चेंज इन एनी पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस एज इट ग्रामेटिकली करेक्ट, ठीक है। तो एनी पार्ट होना चाहिए था, ना कि मेनी पार्ट, क्यों, क्योंकि किसी पार्ट में जो ग्रामेटिकली गलती है उसको हमको सही करना है, उसने ये कहा था, ठीक। देयर इज नो, यहाँ पे देखिए ऊपर ही जहाँ लिखा हो, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू अंडरलाइन सेगमेंट अंडर द, इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, इसमें नहीं दिया, लेकिन आप इसका सेंटेंस को यहाँ पे रख के देखिए, बिल्कुल सही है, एनी होगा ना कि मेनी, मेनी से कोई मतलब नहीं था वहां पे। चलिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ बर्ड्स, यानी कि वन वर्ड बताना है, आर डिसीजेस कजिंग अ पर्सन टू फॉल अनकॉन्शियस इनवॉलेंटरीली, तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, देखो
एक ऐसी बीमारी जिसमें पर्सन जो है अनकॉन्शियस हो जाता है, जिसके समझ में ही नहीं कुछ आता, वो कुछ का कुछ करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये सठिया गए हैं। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है सठियाना, यहाँ पे ये पहले ही ऑप्शन में आपको दिख रहा है सेनिटली, इसका मतलब होता है सेनिलाइटी, इसका मतलब होता है सठियाना। क्या होता है? सठियाना, ठीक, सठियाना होता है। चलिए, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्या? सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अच्छा देखो, इनवोक लिखा हुआ है, इनवैलिड लिखा हुआ है, इनवार्ड लिखा हुआ है और इनवाइट लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो जो यहाँ पे इनवोक लिखा है, तो इनवोक में INVOKE होता है, INVOKE, ना कि WOKE। ठीक है, तो यहाँ पे इनवोक यही गलत लिखा हुआ है, बाकी आपके सारे के सारे सही लिखे हुए हैं। चलिए, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। अच्छा, यहाँ पे एरर है, एरर में हमको ढूंढना है कि कहाँ पे क्या एरर है। चलिए, द ब्रेकडाउन इन पावर सप्लाई वाज कजिंग बाय अ डिफेक्टिव ट्रांसफार्मर। अच्छा, जो लाइट है, मतलब बिजली है, उसमें जो ब्रेकडाउन हुआ है किसकी वजह से हुआ है? डिफेक्टिंग का ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर की जो है खराबी की वजह से हुआ है। तो देखो भाई, इन पावर सप्लाई द ब्रेकडाउन वाज कजिंग बाई नो एरर। देखिए, नो एरर तो नहीं है, इसमें एरर तो है, और एरर मुझे यहाँ पे दिख रही है वाज कजिंग। वाज कजिंग नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए? वाज कज्ड होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो उसने चीज़ बता रहा है, तो यहाँ पे ये जो पास्ट में हो जाएगा, जो पावर, जो बिजली की सप्लाई में जो ब्रेकडाउन हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर में खराबी की वजह से हुआ है, उसने ये बताया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाज कज्ड हो जाएगा, ना कि वाज कजिंग। तो यही गलत है, वाज कजिंग गलत हो जाएगा, वाज कज्ड होगा यहाँ पे। ठीक, चलिए 15 नंबर देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इम्प्लोर लिखा हुआ है, क्या लिखा है? इम्प्लोर। देखो, ये इम्प्लोर लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि एक तरीके से कि कठिनाई में जब फंसे, जैसे कोई मुसीबत में फंसा हुआ व्यक्ति हो, तो उसका क्या करना? उसकी याचना, यानी कि बुराई करना, या इस तरीके से उसको परेशान करना। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है, यानी कि अनुनय विनय करना, ये हो जाता है इसका मतलब। क्या होता है? अनुनय विनय करना। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे जब कठिनाई में फंसे हुए व्यक्ति की जो है याचना करना होता है, इम्प्लोर मतलब, और प्लीड मतलब होता है गंभीरता पूर्वक याचना करना। ठीक है, ये पहले ऑप्शन में ही आपको यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए, थोड़ा सा कठिन है, मैं आपको बता दूं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए। ठीक है, ये पूरा का पूरा ये आपका वर्ड ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मैंने आपको बता दिया है। आंसर मतलब आपको उत्तर देना है, अपोलाइज मतलब माफ़ी मांगना, ठीक, और रिफ्यूज मतलब मना करना। ठीक, चलिए सारे आपको क्लियर कर दिए। सेलेक्ट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक सी। अच्छा, सी खाली जगह, अ लॉट अबाउट हर हेल्थ प्रॉब्लम्स। ठीक, देखो यहाँ पे क्या होगा कि सी कंसर्न अ लॉट अबाउट हर हेल्थ प्रॉब्लम, तो कंसर्न तो नहीं हो सकता। ठीक है, सी कंसर्न अबाउट हेल्थ ये हो सकता था, तो यहाँ पे तो वो है नहीं। फिर सी ट्रबल्स अ लॉट, बिल्कुल गलत है, कोई मतलब नहीं। सी सफ़र अ लॉट अबाउट हर हेल्थ प्रॉब्लम। देखिए, सफ़र एक बार को देखा जाए तो लगता है कि यार सही है, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली सही नहीं कह सकते। वरीज, वो चिंता करती है कि वो अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित रहती है, तो यहाँ पे वरीज बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड। चलिए, इमिग्रेट लिखा हुआ है, फिर इमिनेंट लिखा हुआ है, फिर इम्फेसिस लिखा हुआ है, इमरजेंसी लिखा हुआ है। सॉरी दोस्तों। ठीक है, ये स्पेलिंग शायद कल या परसों वाले में भी पेपर में थी, शायद प्रीवियस ईयर वाले में ही आई थी। जो इमिग्रेंट होता है उसमें EMM नहीं बनता है, क्या बनता है? सिर्फ EM, EMIGRATE। तो यही स्पेलिंग आपकी गलत है। ठीक, इमिग्रेंट में EMIGRATE होता है, ना कि EMMI नहीं बनता है दोस्तों। चलिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। बेब इन दी बूट्स।
देखो इसका ये जो लिखा है बेब इन बूट्स, इसका मतलब होता है एन इनोसेंट। इनोसेंट, ठीक, इनोसेंट पर्सन, एन इनोसेंट पर्सन होता है, ठीक है। और अगर इसके हिसाब से देखा जाएगा तो देखिए अ फूलिश एंड स्टूपिड पर्सन बिल्कुल गलत है, अ यंग डिफेंसलेस पर्सन बिल्कुल कोई मतलब नहीं है, अ पेल एंड सीकली पर्सन, हाँ बिल्कुल से वही हो जाएगा, एन इनोसेंट, सीकली मतलब एक बुद्ध, ये कह सकते हैं कि बुद्धू टाइप का पर्सन, अ वाइज ओल्ड मैन, वाइज का कोई मतलब नहीं है, गलत है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। चलिए देखिए देखो एनेक्स्टी मतलब होता है एक तरीके की चिंता, क्या होता है, चिंता, ठीक है। फेथ, फेथ मतलब तो विश्वास होता है, ठीक है। और फिर सेकंड नंबर पे क्या दे रखा है, डिलाइट, डिलाइट मतलब होता है आनंद। फिर वरी, वरी मतलब भी चिंता, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। और कामलेस मतलब शांत। चलिए 20 नंबर देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। प्रेमचंद्र मेनली रोट अबाउट रूरल इंडिया, वाज अ ग्रेट हिंदी राइटर। अच्छा प्रेमचंद्र जो है, फिर क्या, हुम, होम सही होगा, नहीं सही होगा। विच कोई मतलब नहीं है, दैट नहीं, हाँ दैट एक बार को समझने में लगता है, देखो ये दो ऑप्शन तो आपको लिए यहाँ पे बिल्कुल खराब है, लेकिन दैट एक बार को लगता है प्रेमचंद दैट मेनली रोट, नहीं यहाँ पे हु बिल्कुल सही होगा। क्या, हु मेनली रोट अबाउट रूरल इंडिया वाज अ ग्रेट हिंदी राइटर, ये सही हो जाएगा आपके लिए। चलिए फिर देखिए यहाँ पे खाली जगह है, इसको भरना है, फिल करना है। सन आफ्टर द विजिटर्स, सून आफ्टर द विजिटर्स लेफ्ट द रूम द आर्टिस्ट केम इन, ही वॉज रेडी ऑन द portrait, he had always hoped that portrait would bring him great acclaim, it turning out really well, a smile appeared on face, he thought of it, then he to the canvas and covered it, he was shocked to see that somebody had scratched द इंटायर पेंटिंग विद अ नाइफ। देखिए सीधी सी बात समझिए, देखिए आप जब तक इसको पूरा एक बार नहीं पढ़ते हैं, आप इसको अटेम्प्ट मत कीजिएगा। कोई भी आपको इस तरीके से पैरा जो ये आता है इंग्लिश में, ठीक है, कभी भी आप इसको बिना पूरा पढ़े मत करिएगा, क्योंकि पूरा पढ़ने से कई बार चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। देखिए क्या लिखा, सून आफ्टर द विजिटर्स लेफ्ट द रूम द आर्टिस्ट केम इन, ही वॉज रेडी टू वर्क ऑन द पोर्ट्रेट। देखो यहाँ पे टू वर्क कहाँ पे दे रखा है, वर्क दे रखा है, वर्क है, वर्क, ये देखिए सेकंड थर्ड नंबर पे टू वर्क बिल्कुल सही हो जाएगा। ही हैड ऑलवेज होप्ड दैट, क्या, ही हैड ऑलवेज होप्ड दैट पोर्ट्रेट वुड ब्रिंग हिम ग्रेट अक्लेम। चलिए देखिए, अच्छा ही हैड ऑलवेज होप्ड दैट दिस पोर्ट्रेट, क्या हो जाएगा, दिस यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इसमें देखा जाए तो देखिए मैं आपको कोई ये नहीं कहूँगा कि रूल नहीं है, देखो इंग्लिश है तो रूल तो देखो थोड़ा बहुत लगता है, लेकिन आप इसको अपने कॉमन सेंस से ज़्यादा जल्दी भर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, इट टर्निंग आउट रियली वेल, तो देखो इट के बाद में यहाँ पे क्या हो सकता है, ठीक, इट वॉज टर्निंग आउट रियली वेल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट वॉज टर्निंग आउट, क्या हो जाएगा, इट वॉज टर्निंग आउट। चलिए फिर हिज हर इट्स देयर, चलिए आगे देखिए, आई स्माइल अपीयर्ड ऑन, किसके फेस पे थी, विजिटर्स लेफ्ट द रूम, आर्टिस्ट कम इन, सी, ही लिखा रहा है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ही, तो क्या हो जाएगा, ही के लिए क्या यूज होता है, ही के लिए भाई हिज यूज होता है, तो देखिए हिज लगा दीजिए, ठीक। फिर क्या था, हिज फेस, देन ही टू द कैनवस एंड कवर्ड इट, चलिए देखिए, देन ही, चलिए देखिए क्या हो जाएगा, देन ही टुक द कैनवस एंड कवर्ड इट। अच्छा चलिए देखिए ऑप्शन देखिए अब, देन ही केम लिखा है, अपीयर्ड लिखा है, रीच्ड लिखा है, अराइव्ड लिखा है, तो देखिए आपको भी अब यहां से अंदर जा लग गया होगा कि देन ही केम, और आगे देन ही केम टू द कैनवस एंड कवर्ड इट, इट वॉज शॉक टू सी दैट समबडी हैड स्ट्रेच्ड
स्केच्ड द इंटायर पेंटिंग विद नाइफ। ठीक, चलिए अब चलते हैं भाई सामान्य जानकारी पे। ठीक है, जो कि थोड़ा थोड़ा देखने में अच्छा भी लगता है, देख के कि हाँ चलो इसमें कुछ पता है। इंग्लिश में तो कई चीज़ें लगती हैं बड़ी कन्फ्यूजिंग से। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ से हम लोगों का स्टार्ट हो रहा है क्या, सामान्य अध्ययन। और ये याद रखिएगा, देखिए सॉरी दोस्तों, जो सामान्य अध्ययन है इसमें आपको देखिए सरल, कठिन, मॉडरेट हर तरीके के पेपर क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप लोग जो देखिए इसको करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, जो हमें पता है पहले वो करिए। फिर ये देखिए कि आपको 90% किस पे पता है। हाँ, फिर अब आपको लग रहा है कि यार अभी भी मैं 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं अटेम्प्ट करके सही कर सकता हूँ, तब आप जरूर अटेम्प्ट कीजिए। देखिए आपको लगता है कि आप 95% उसको सही कर सकते हैं, 90%, तो उसको छोड़िए मत। क्यों? क्योंकि आप छोड़ देंगे, मान लीजिए 4 क्वेश्चन आपके पास ऐसे हैं जो आपको लगता है कि यार मेरे ये 60% मुझे पता है और 40% में ये गलत हो सकते हैं, तो आप 4 क्वेश्चन है, 4 के 4 अटेम्प्ट कीजिए। मान लीजिए आपके उसमें 2 गलत हो गए, 2 सही हो गए। ठीक है, क्योंकि 60% आप सही थे ना, 40% ही तो गलत थे, तो मान लीजिए आपके 50% सही हो गए। तो 50% अगर सही हो जाते हैं तो आपके 2 गलत हुए, 2 में आपके कितने नंबर जाएंगे? आधा नंबर, मतलब 1 नंबर जाएगा। ठीक है, देखा जाए तो 2 क्वेश्चन गलत हुए तो उधर मान लीजिए एक क्वेश्चन का 1 नंबर मान लीजिए। ठीक है, तो क्या हुआ, 2 क्वेश्चन निकल गए तो उधर से 2 नंबर मिल रहे, 2 में आपके आधा कट गया तो कितना बचा? 1.5 नंबर, तो 1.5 नंबर तब भी आपको मिल गया। तो देखिए तुक्का लगाना एक अलग बात होती है, लेकिन जिस चीज पे हम देख रहे हैं कि हमें 50% पता है तो आप उसको अटेम्प्ट करना एक अलग बात होती है। ठीक है, चलिए केंद्र और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में विभिन्न राजनीतिक दलों में व्हिप के उपयुक्त संबंध स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में ऐसा कौन सा केंद्रीय मंत्रालय अखिल भारतीय व्हिप सम्मेलन आयोजित करता है जो विधानमंडलों के व्यवहारिक कामकाज से संबंधित होता है? देखो, ये अखिल भारतीय व्हिप सम्मेलन आयोजित करता है संसदीय कार्य और मंत्रालय। ठीक है, संसदीय कार्य मंत्रालय जो होता है यही आपका व्हिप सम्मेलन जो है आयोजित करता है। ठीक है, और ये होता क्या है, ये विधानमंडलों के व्यापारिक कामकाज से संबंधित होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ देखिए, शेरिंग लैंडोल को पद्म भूषण 2020 में पुरस्कार प्राप्त करने वालों में से एक थे, किस स्थान से संबंधित है? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये 2020 का क्वेश्चन है, ये उस समय का पेपर है, तो सिंपल सी बात है ये 2020 में करंट रहा होगा उस समय पे 2021 में, तो हमें देखिए उससे ज़्यादा मतलब नहीं है। लेकिन इनके नाम से अगर देखा जाए तो ये कहाँ के हैं? ये लद्दाख के हैं। ठीक है, ये कहाँ के हो जाएंगे? ये लद्दाख के हो जाएंगे। एक सेकंड रुकिए दोस्तों जरा। ठीक, फिर मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? ठीक, चलिए संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष नहीं। ठीक, संयुक्त राष्ट्र, अगर यहाँ पे विकास कार्यक्रम होता तो ठीक होता। संयुक्त राष्ट्र बाल एवं शिक्षा कोष नहीं, इससे भी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र विकास, अरे बहुत सही, देखिए तीसरे ऑप्शन में आपको दिख गया संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, यानी कि मानव विकास रिपोर्ट जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP जिसको बोलते हैं, इसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। ठीक, इसकी स्थापना 1965, स्थापना कब हुई थी? ये 22 नवंबर और 1965 को। ठीक, ये 1965 को हुई थी, 22 नवंबर 1965 को हुई थी। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ कश्मीर का इतिहास का सबसे विस्तृत विवरण देता है? ठीक, देखिए अगर आपने ये बुक्स पढ़ी होती तो क्या है, आपको बिल्कुल भी गलत नहीं होती। ये कल्हड़ की बुक है, इतनी हिंट मैंने आपको दे दी कि ये कल्हड़ की बुक है। अगर आप इसको देखते हैं, ठीक अगर आपने पढ़ी होगी तो बहुत आसानी से बता देंगे कि राजतरंगिणी जो है इसको कल्हड़ ने लिखा है। ठीक, राजतरंगिणी बुक जो है कल्हड़ ने लिखा है, इसमें जम्मू कश्मीर के विस्तृत इतिहास का विवरण मिलता है। ठीक है, और इसमें जो कश्मीर का नाम था वो कश्यप मेरु नाम था। ठीक है, क्या नाम था? कश्यप मेरु। ये ब्रह्मा के पुत्र जो थे ऋषि मारीच, उनके पुत्र थे, उन्हीं के नाम पे ये रखा गया था। चलिए 80, निम्नलिखित में कौन सी लिपि सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी मानी जाती है? अच्छा, देखिए भाई क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आपने टाइपिंग की है तो आपको ये पता होगा, इसके बारे में थोड़ा बहुत आप समझ सकते हैं नहीं तो गलत। देखिए बहुत से लोग इसमें देवनागरी लिपि लगा देंगे, कोई मतलब नहीं है देवनागरी लिपि पे, क्योंकि देवनागरी और ब्राह्मी 2 ही लिपियां यहाँ पे आपको जो है पढ़ी होंगी।
और यहाँ से आपको लगेगा कि हाँ यार ये मुझे पता है। बाकी देखिए हड़प्पा का कोई मतलब नहीं है, बंगाली, असमिया, इनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपके क्वेश्चन के हिसाब से, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि इनका कोई मतलब नहीं, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से इन दोनों का कोई मतलब नहीं। लिखा क्या है, निम्नलिखित में कौन सी लिपि सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी मानी जाती है? तो ब्राह्मी लिपि आ जाएगी। क्या? ब्राह्मी लिपि, ठीक है। इसमें ये मिलती कहां पे है? ये हमको अशोक के जो स्तंभ हैं उसमें देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। फिर 81 नंबर में क्या लिखा हुआ है? 81 नंबर में लिखा हुआ, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद ने 21 जनवरी 1965 के बाद भी आधिकारिक प्रयोजनार्थ अंग्रेजी के निरंतर उपयोग के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया? अच्छा, फिर से पढ़ते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद ने 25 जनवरी 1965 के बाद भी आधिकारिक प्रयोजनार्थ अंग्रेजी के निरंतर उपयोग के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया है? अच्छा भाई देखिए, बहुत जो है डीप क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन भी है, बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये दिया गया है अनुच्छेद 343(3) के अंतर्गत दिया गया है हमको, ठीक है। अनुच्छेद 343(3) में ने जो है 25 जनवरी 1965 के बाद जो है आधिकारिक जो है प्रयोजनार्थ अंग्रेजी को अंग्रेजी के निरंतर उपयोग के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया है। और 343 में क्या है भाई, जो है उसकी राष्ट्र की भाषा दे रखी है। तो 343(3) के अनुसार हिंदी संघ की राज्यभाषा व अंग्रेजी सह राज्य भाषा होगी, ये 343(3) में कहा गया है, ठीक है। चलिए चलिए फिर 82 नंबर देखिए। 82 नंबर में क्या लिखा? व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी कि अंकटेड, ठीक है, अंकटाड के अनुसार भारत 2019 में प्रत्यक्ष निवेशी विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था, ठीक है। देखिए ये उस समय के लिए करंट का क्वेश्चन है, तो इसमें आपका 9वां था। क्या था? 9वां था। इसको छोड़िए, आप आगे बढ़िए, ठीक है। प्रत्येक वर्ष 19 जून को की जयंती के उपलक्ष्य में भारत का सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। आपने अगर सांख्यिकी के बारे में जरा सा भी कुछ पढ़ा होगा तो आपको ये जरूर पता होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको मैं यहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल दे दूंगा, लेकिन अगर आपने पढ़ रखा है तो बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है। देखो ये प्रत्येक वर्ष 29 जून को जो है पीसी महाल नोबिस जो थे उनकी जयंती के उपलक्ष्य में भारत में सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये प्रत्येक वर्ष 29 जून को मनाया जाता है, ठीक है। इन्होंने जो है सांख्यिकी के विकास के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाया था, इसलिए इन्हीं के नाम पे, इनकी जयंती पे ये उनका जो है इसी दिवस को रख दिया गया, सांख्यिकी दिवस कह दिया गया। चलिए निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1938 से और 38 और 39 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? देखो सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस, और इसी के बाद में जो है ये चले गए थे, इन्होंने फिर जो है वो सेना बनाई जाके थी, ठीक है। और जो इसी समय पे जो द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था उसमें अंग्रेज के खिलाफ लड़ने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज जो है इन्होंने उसका गठन भी कर दिया था। और उसके बाद इन्होंने नारा भी दिया था जय हिंद, ठीक है। क्या नारा दिया था? जय हिंद। सॉरी दोस्तों। चलिए 85 नंबर, किशोरी अमोनकर का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो भारतीय शास्त्रीय संगीत से, भारतीय शास्त्रीय वादन से, भारतीय शास्त्रीय नृत्य से, या पाश्चात्य संगीत से? तो जो किशोरी अमोनकर हैं ये भारतीय शास्त्रीय संगीत की जो है विख्यात जो है गायिका हैं, ठीक है। इनका संबंध जयपुर से है। चलिए 86 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन द टेस्टामेंट्स नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो इसके जो है कौन है? मार्गरेट एटवुड। देखते हैं, अन्ना वर्नर्स, जोखा अल हर्थी, मार्गरेट एटवुड और एंड्रयू सीन ग्रीक। देखिए मार्गरेट एटवुड दे रखे हैं, बिल्कुल सही हो जाएंगे। मैंने क्या कहा था ना, आपसे पुस्तक के बारे में क्वेश्चन ना आया ऐसा कोई सेट पेपर, कोई भी पुराना पेपर उठा के देख लीजिए, कोई भी ऐसा नहीं जाएगा, जरूर मिलेंगे। चलिए, कृत्रिम फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं, परंतु अग्निशमन कर्मियों की वर्दी को अग्नि प्रतिरोध बनाने के लिए इस पर प्लास्टिक की कोडिंग की जाती है। अच्छा, किस तरीके की प्लास्टिक की कोडिंग की जाती है ये पूछा जा रहा है। अच्छा,
देखिए कृत्रिम फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं, परंतु अग्निशमन कार्मिकों की वर्दी को अग्नि प्रतिरोधी बनाने के लिए इस पर जो है ये मेलामाइन, क्या है ये मेलामाइन प्लास्टिक की जो है कोटिंग की जाती है। मेलामाइन का जो प्रयोग होता है वो दूध डेयरी उत्पादों में मिलावट करने के लिए भी किया जाता है, यानी कि दूध डेयरी वगैरह होती है दूध में मिलावट, यानी कि दूध को गाढ़ा और इस तरीके के बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये कार्बन आधारित रसायन होता है। ठीक है, जो आमतौर पर नाइट्रोजन से संबंध सफ़ेद क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है, इसीलिए इसको दूध वगैरह में ये लोग मिला लेते हैं। इसका प्रयोग ज़्यादातर जो है प्लास्टिक की गेंद, काउंटर टॉप्स और व्हाइट बोर्ड बनाने के लिए किया जाता है। चलिए, अखिल भारतीय ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? लाहौर, बॉम्बे, लखनऊ या ढाका? तो ढाका में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो स्थापना 1906 में हुई थी वो ढाका में हुई थी। ठीक है, बांग्लादेश में पड़ता है ढाका जो है, इसमें नवाज ख्वाजा सलीम मुल्ला ने की थी। ठीक है, किसने? सलीम मुल्ला, याद रखिए, बाकी नवाज ख्वाजा कोई मतलब नहीं, आप सलीम मुल्ला याद रखिए। इन्होंने जो है 1906 में बांग्लादेश के ढाका जगह पे इन्होंने जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। चलिए 89 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सी कोशिका संरचना प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होती है? चलिए देखिए, लाइसोसोम, गोल्जी कॉय, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। देखो कोशिका संरचना की बात कर रहा है, कोशिका संरचना प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी। तो प्रोटीन संश्लेषण कौन बनाता है? राइबोसोम। कौन बनाता है? राइबोसोम। तो देखिए राइबोसोम कहाँ पे है? ये है, आप यहाँ पे इसको टिक करिए। चलिए 90 नंबर देखिए, जहाँ पे मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ जो है एक्सप्लेन करनी चाहिए, मैं जरूर एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि देखिए राइबोसोम बहुत कॉमन क्वेश्चन था, ये बहुत बार आया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे इसको ऐसा कुछ नहीं था जो आपको जो है यहाँ पे मुझे करनी पड़े। प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? राइबोसोम, आप ऐसे याद कर लीजिए। चलिए भारतीय संविधान के अनुसार ऐसे अधिकतम कितने राज्य हैं जहाँ केवल एक ही व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? ठीक है, ऐसा कोई भी अपना स्टेट नहीं है जहाँ पे सिर्फ एक राज्यपाल हो। ये राष्ट्रपति की अनुशंसा पे होता है कि आप एक राज्य के राज्यपाल रहेंगे या 2 के रहेंगे या 3 के रहेंगे या सभी जगह के। ठीक है, तो इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है। ठीक है, इस तरीके की कोई भी सीमा नहीं है। और ये कब हुआ था? ये 7वां संविधान जो संशोधन था 1956 में, तब ये हुआ था कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, चलिए 91 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? अच्छा चलिए भाई, पनामा मैंग्रोव्स की खाड़ी, सुंदरबन रिजर्व वन, गोदावरी कृष्णा मैंग्रोव्स या पिचावरम वन? देखिए विश्व का सबसे बड़ा है तो याद रखिएगा जो गंगा और ये आपकी जो बंगाल में जाके ये गिरती है जहाँ पे सुंदरबन डेल्टा, तो ये सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, वहीं पे मैंग्रोव वन बनते हैं। ठीक है, सुंदरबन रिजर्व वन दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है वो। चलिए, निम्नलिखित में किस राज्य ने 1975 में पहला क्रिकेट विश्व कप जीता? निम्नलिखित में से किस टीम ने 1975 में पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था? तो आपको पता है वेस्ट इंडीज ने जीता था, फिर 79 वाला भी वेस्ट इंडीज ने जीता था, फिर 83 वाला जो है इंडिया ने जीता था। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा। और इंडिया ने कब जीता है? 1983 में जीता था और 2011 में। अगर T20 की बात की जाएगी तो 2007 में। चलिए 93 नंबर, भारत सरकार के निम्नलिखित मंत्रालयों में से कौन सा मंत्रालय जून 2020 में स्थापित गरीबी कल्याण रोजगार अभियान के लिए एक नोडल मंत्रालय है? नोडल मंत्रालय, सबसे पहली बात तो देखो गरीबी कल्याण रोजगार अभियान है, और ये कब का है? जून 2020 का। तो इस क्वेश्चन से आपका कोई वास्ता है नहीं, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, आप डायरेक्ट उस पर जाइए, क्यों टाइम खराब करेंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? अच्छा देखो तापी, नर्मदा, सिंधु और महानदी, इन नदियों में से सिर्फ महानदी जो है वो आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, बाकी ये जो है ये कहाँ गिरती हैं? ये अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, ये तापी, नर्मदा और सिंधु जो हैं ये आपकी कहाँ गिरेंगी? ये अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। चलिए 95 नंबर, निम्नलिखित में किस ग्रह को चंद्रमा नहीं है? अच्छा, किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? अच्छा भाई, चलिए देखिए, वरुण ग्रह, यूरेनस, शनि ग्रह, शुक्र ग्रह, बृहस्पति ग्रह। तो दोस्तों शुक्र के पास कोई भी चंद्रमा, अपना खुद का चंद्रमा नहीं है।
चलिए 96 नंबर, पेलाग्रा रोग विटामिन की कमी से होता है, किस किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन B3 की कमी से होता है पेलाग्रा रोग। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, इसमें देखो नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगती है, पाचन संबंधी समस्याएं हो जाती हैं, त्वचा संबंधी समस्याएं भी हो जाती हैं। ठीक है, और B3 जो है इसका रासायनिक नाम क्या होता है? नियासिन होता है। क्या होता है? नियासिन। ठीक है, चलिए 97 नंबर देखिए, पक्की मिट्टी टेराकोटा के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कौन सा? पक्की मिट्टी टेराकोटा के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित? अच्छा, तेलंगाना, मेघालय, गुजरात या पश्चिम बंगाल? तो ये दोस्त कहाँ पड़ता है? ये पश्चिम बंगाल में पड़ेगा। ठीक है, जो विष्णुपुर भारत के पश्चिम बंगाल का एक प्रसिद्ध शहर है। सॉरी दोस्तों। ठीक है, बाकी ये जो जगह है जो टेराकोटा, ये देखो मंदिरों के लिए, बालूचरी, साड़ियाँ और पीतल की सजावटी वस्तुओं के लिए फेमस है। चलिए लास्ट के 3 क्वेश्चन और हैं। चलिए देखिए, निम्नलिखित में कौन सा रोग कारक एड्स के प्रसार के लिए उत्तरदायी है? प्रोटोजोआ, कवक, विषाणु या जीवाणु? सबसे पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो एड्स है वो है क्या। ठीक है, तो जो एड्स है HIV नामक क्या होता है? HIV नामक विषाणु से फैलता है। आपने टीवी पे इसका ऐड भी सुना होगा। ठीक है, ठीक है, क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, हाँ ये होता है। ठीक है, चलिए 99 देखिए, निम्नलिखित में कौन 2 राष्ट्र फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी करेंगे? अच्छा भाई, चलिए देखिए, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, USA और कनाडा, जापान और दक्षिण कोरिया, नॉर्वे और स्वीडन। देखिए ये 2023 का क्वेश्चन है, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड फीफा जो महिला विश्व कप होना है उसके लिए ये लोग मेजबानी करेंगे। चलिए 100 नंबर देखिए, जनसंख्या भूगोल की एक शाखा है। जनसंख्या जो है भूगोल की किसकी शाखा है? तो देखिए ये तो सरल क्वेश्चन है, जनसंख्या किससे रिलेटेड हो जाएगी? मानव भूगोल से। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आज के जो हमारे जो 50 क्वेश्चन थे इंग्लिश प्लस GS के, ये आज यहीं पे समाप्त होते हैं। और ये जो है हमारा प्रीवियस ईयर का पेपर था, तो इसके लिए आप लोग जो है ध्यान रखिएगा और इसको देखिए और बिल्कुल भी मत चूकिएगा, क्योंकि देखिए ये पुराना पेपर अगर इतना टफ आया है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाला पेपर जो है वो किस हद तक जा सकता है। और क्योंकि वो क्वालिफाइंग उसी से मेरिट बननी है, तो आपको इतने आसान पेपर वो लोग देंगे भी नहीं। तो आप लोग उस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रख के प्रैक्टिस को जारी रखिए। बाकी मैं आपको डेली प्रैक्टिस सेट लेके आता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। और दोस्तों देखिए भाई, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। आप लोगों की जो वीडियो की लाइक है वो बहुत कम करते हैं। वीडियो को दोस्त लाइक जरूर कर दिया करें, और जितने भी नए लोग जुड़ते हैं सभी लोग सब्सक्राइब कर दिया करें और टेलीग्राम जुड़ जाइए। आप सभी लोगों को सारे PDF आपको वहीं पर उपलब्ध हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।